प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस महत्वपूर्ण लेक्चर में जो +1 क्लास का या यूँ कहिए 11th क्लास का लिए, लेकिन ये बाकी के क्लासेस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, IIT, NTSC या नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, चैनल उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात इस लेक्चर के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट भी है क्यों बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। 3 लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। और एक बात बताऊंगा यहाँ पे कि ये 3 लॉ 3 नहीं है, बल्कि न्यूटन ने आपका काम बढ़ाया। एक गुड बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, ये 3 तो उन्होंने वैसे ही बना दिए, एक्चुअली वो एक ही लॉ है और वो लॉ है आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ही रियल लॉ है। आज हम इसे इस लेक्चर में प्रूव भी करेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। हम इसे आज प्रूव भी करेंगे। और प्यारे बच्चों, 3 लॉ हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि इफ ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इन मोशन रिमेन इन मोशन, in a direction remain in that direction until unless some external force act on it। ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। सेकंड लॉ में क्या बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और F बराबर m में ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। और न्यूटन थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये न्यूटन के सेकंड लॉ में ही है, और ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये भी न्यूटन के सेकंड लॉ में ही है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड वो न्यूटन सेकंड लॉ के ही पार्ट हैं। लेकिन अब हमें इन्हें प्रूव करके देखना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इसे प्रूव कीजिए, प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। यानी हम प्रूव करने जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो हम क्या मान लेते हैं, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u। इसका मास कितना है m, इज मूविंग विद वेलोसिटी u। और जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी हो गई v आफ्टर टाइम t टाइम बाद। टाइम कितना लिया इसने t। आपने क्या लिखा, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u, v इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। आप यही तो लिख रहे हैं यहां पर कि लेट m इज द मास ऑफ बॉडी, u is the initial velocity at t is equal to 0, v is the final velocity after टाइम t। ठीक है, और हमें क्या लेके चलना है,
न्यूटन सेकंड लॉ। प्रूव कौन सा करना है? फर्स्ट लॉ। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, बताइए बेटे क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ? मैथमेटिकल फॉर्म F बराबर m में, यही होता है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है? बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है v माइनस यू बाई टी। तो दिस इक्वेशन बिकम्स नाउ F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो रख दी। पहले वेलोसिटी u थी, बाद में वेलोसिटी v हो गई t टाइम बाद, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? v माइनस यू। पर यूनिट टाइम क्या? t से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब देखिए, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये तो तब वेलोसिटी चेंज हुई थी ना जब फोर्स लगा था। अगर मान लो फोर्स ही ना लगे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दैट, वही मैं बात यहां कर देता हूं। ये देखिए बेटे, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी जीरो, मतलब कोई फोर्स नहीं लगे, तो इक्वेशन 1 क्या देगी बेटे? यहां पर देखिए, इक्वेशन 1 गिव्स, हम लिखेंगे ये जीरो हो जाएगा और हम लिखेंगे m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया यहां पे कि ये जो फोर्स है इसके स्थान पर हमने जीरो कर दिया, ये t इधर जाके जीरो हो जाएगा। और हम देखिए क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिख पाएंगे m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि t जो नीचे था वो राइट साइड में जाके जीरो हो गया। अब यहां पर एक बात क्लियर हो रही है यहां पर हमें, ये देखिए बेटे कि m इंटू वी माइनस यू इजिकल टू जीरो, या तो m जीरो है या फिर इस ब्रैकेट में एक चीज तो जीरो, तभी तो उनका प्रोडक्ट जीरो होगा ना। मास ऑफ द बॉडी जीरो हो नहीं सकती। हम ये कह सकते हैं बट m कैन नॉट बी जीरो, m तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर v माइनस यू ही जीरो होगी। देयरफॉर v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो और v इज इक्वल टू u। ये देखिए यहां से, क्योंकि u इधर चला जाएगा, यहां से महत्वपूर्ण चीज आ रही है। यहां से देखिए कि अगर इस इक्वेशन को ही मैं कह देता हूं, इफ u इज इक्वल टू जीरो, u क्या है कि अगर बॉडी पहले रेस्ट में थी, u जीरो है, फोर्स उस पर लगा नहीं क्योंकि f को हमने जीरो मान लिया, तो फिर ये इक्वेशन क्या दे रही है? u जीरो है तो फिर v क्या है? v विल आल्सो बी जीरो। यानी कि अगर वो पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगी, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। दूसरी बात बेटे, मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड की गति से मूव कर रही थी, पहले फोर्स कोई लगा नहीं, तो फिर v कितना होगा? v भी तो फिर 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये तो बराबर है, वो चेंज होगा ही नहीं। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है बशर्ते उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे। इन दोनों रिजल्ट से हमें पता चल रहा है कि जो u है वही v रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा हो। यानी ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट इन मोशन, देखते जाइए, रिमेन इन मोशन इन ए डायरेक्शन, क्योंकि u की कोई डायरेक्शन है, वेलोसिटी चेंज होगी तो भाई डायरेक्शन चेंज होगी तब भी तो चेंज ही मानी जाएगी। इन ए डायरेक्शन रिमेन in that direction
until and unless some external force act on it, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी, और किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसी दिशा में, दैट डायरेक्शन until and unless some external force act on it। ये क्या है? ये न्यूटन्स, इट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और क्या लेके चले थे हम? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इट मीन्स दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंटेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो फर्स्ट लॉ है ये न्यूटन के सेकंड लॉ में ही है, और यू कैन से न्यूटन सेकंड लॉ इज द पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। आपसे अलग से भी प्रूव करवा सकते हैं कि शो दैट, प्रूव दैट, या डिराइव दी न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो आप इस तरीके से करेंगे। चलिए, एक पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम ये और देख लेते हैं कि क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है वो भी न्यूटन के सेकंड लॉ में है। तो प्रूव कर देते हैं, फिर तो हम अच्छी तरीके से कह पाएंगे कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वही रियल लॉ है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बेटे देखते हैं कि क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ आल्सो लाइज इन न्यूटन्स सेकंड लॉ। यानी ये दूसरा पार्ट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम वी आर गोइंग टू ड्राइव द न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करके चलेंगे वो देखना। हम कोलिजन ले रहे हैं दो बॉडीज के बीच में, कि दो बॉडीज हैं और वो आपस में टकरा रही हैं। तो टकराएंगी तभी तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगी। तो चलिए देखते हैं। कंसीडर द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। इन दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हो रहा है। ये u, इसकी जो वेलोसिटी है पहले वाली बॉडी की u1 है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो u2 है, और इस बॉडी का जो मास है वो m1 है, इस बॉडी का जो मास है वो m2 है, और ये चलती जा रही हैं। और ये अभी कोलिजन हुआ नहीं है, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले की सिचुएशन ये है। अभी ये दोनों बॉडीज आपस में टकराई नहीं है। तो ये देखिए, अब ये टकरा जाती हैं। यहां पर देखने की बात है, आप देख सकते हैं यहां पर अब ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब जब ये टकरा रही हैं तो बॉडी ए पर बॉडी बी ने फोर्स लगाया है, और बॉडी बी पर बॉडी ए ने फोर्स लगाया है। हम ये मान लेते हैं कि बॉडी ए पर बॉडी बी ने F1 फोर्स लगाया, और बॉडी ए ने बी पर F2 फोर्स लगाया, ऐसे, क्योंकि जब टकराएंगी ऐसे यहां पर तो फोर्स लगेगा। ये F2 फोर्स मान लेते हैं। इस फोर्स की वजह से इनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और हम मान लेते हैं ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ये v1 वेलोसिटी से जा रही है टकराने के बाद, और ये v2 वेलोसिटी से जा रही है टकराने के बाद। इसका मास, ये वही बॉडी है ए और ये बॉडी बी, मास फिर भी m1 और m2 ही है, लेकिन ये आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जो इसकी सिचुएशन है वो ये है। और ये टकराने के दौरान, एट कोलिजन या ड्यूरिंग कोलिजन। तो प्यारे बच्चों, ये चीज प्रूव करने के लिए कि क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स सेकंड लॉ से डिराइव करवाया जा सकता है,
किया जा सकता है, उसके लिए हमने ये कोलिजन की कहानी जो है यहाँ बनाई है। एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, हम लिख रहे हैं कंसीडर द कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज ए एंड बी। इनकी डिटेल लिख देना यहाँ पे, क्या लिख दोगे, लेट m1 and m2 are the masses of body A and B respectively. A and B respectively. ऐसे ही बेटे लिख देंगे आप u1 and u2 are the velocity of body A and B before collision. Before collision, V1 and V2 are the velocity of body A, लिखना है यहाँ पे, A and B after collision. अब बताएं हमें क्या लेके चलना है यहाँ पर सारा, न्यूटन्स सेकंड लॉ, उसी से तो हमें डिराइव करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए बेटे हम ये दोनों बॉडीज के लिए लगाते हैं। पहले हम बॉडी ए के लिए बात कर लेते हैं। फॉर बॉडी ए क्या लिखेंगे आप, यहां से देखिए बॉडी ए पर फोर्स कितना लगा है, बी ने लगाया है ए पर कितना, F1, हमने F1 लिख दिया। मास कितना है बॉडी ए, क्योंकि F बराबर m में होता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है बेटे, जनरल हमें अपनी m इंटू ए यही तो होता है, तो वही हम यहां लगा रहे हैं। पहले बॉडी ए के लिए लगा रहे हैं, फोर्स कितना लगा है F1, मास कितना है इसका m1, चलिए हमने भी m1 कर दिया। और इस फोर्स की वजह से मान लो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो a1 पैदा हुआ है। भाई जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, एक्सेलरेशन उसमें पैदा होगा, ये हो गया। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि a1 कितना है वो तो बता ही सकते हैं, क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलिए बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई टकराने के बाद, v1, पहली बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी a की, पहले कितनी थी u1, चेंज कितनी हुई v1 माइनस u1, कितने टाइम में हुआ है, मान लो ये कोलिजन t टाइम के लिए हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा हमारा, v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t, ये हो जाएगा। तो ये a1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, हमारे पास आ जाएगा F1 इज इक्वल टू m1, और a1 के स्थान पर हम लिखेंगे v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t। ये देखिए कुछ नहीं किया, मैंने a1 की जो वैल्यू है वो यहाँ रख दी है न्यूटन सेकंड लॉ में, और इस तरीके से इसको हमने लिख दिया है F1 इंटू टी। ये t जो है ये मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है, m1 इंटू v1 माइनस u1, ये देखिए बेटे, और इसे हम एक इक्वेशन कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ये सब कुछ करते हैं। अब मुझे एक और बात बताइए बेटे, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये मैंने बॉडी ए के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया है, अब यही लॉ बॉडी बी के लिए भी लगा सकते हैं, तो चलिए बी के लिए देख लीजिए। फॉर बॉडी बी वही बात यहां लगेगा, ला तो वही है F बराबर m में, बॉडी बी पर कितना फोर्स लग रहा है, F2 किसने लगाया है, A ने, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, F2 इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक मास कितना है इसका, बॉडी बी का m2, और एक्सेलरेशन मान लो इस फोर्स की वजह से कितना पैदा हो गया, a2, F इक्वल टू m में, ये हो गया बॉडी बी के लिए न्यूटन सेकंड लॉ। एक्सेलरेशन कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं, a2 कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बॉडी बी की बाद में वेलोसिटी कितनी है v2, पहले कितनी थी u2, तो चेंज कितना हो गया v2 माइनस u2, और कितने टाइम के लिए हुई है बेटे ये t टाइम, तो t टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, और इस तरीके से हम लिख सकेंगे m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, और ये हो गया हमारे पास F2, और ये देखिए F2 इंटू टी, इस t को हम
लेफ्ट साइड में ले लेते हैं m2 इंटू v2 माइनस u2। ये देखिए बेटे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, अपना न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि वो तो हम ले ही सकते हैं, वो तो मेन लॉ है ही, उसी को हमने पहले बॉडी ए पर लगाया, फिर हमने बॉडी बी पर लगाया और ये रिलेशन निकाल दिया। इन दोनों रिलेशंस को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए बेटे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है यहां पर देखिए, f1t प्लस f2t। ये देखिए f1t है इधर, इधर f2, लेफ्ट साइड को जोड़ दिया है और राइट साइड को राइट साइड से जोड़ दीजिए। इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें कितना है, मैं ब्रैकेट को भी खोल रहा हूं, m1v1 माइनस m1u1 प्लस उसको भी जोड़ दीजिए m2v2 माइनस m2u2। चलिए फिर देख लीजिए थे, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2। ये देखिए बेटे, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए, माइनस साइन इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस, और अंदर लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2। ये देखिए, और ये हमारे पास इधर आ गया है f1 प्लस f2 इंटू टी, टी इसमें से हमने कॉमन ले लिया। अब मुझे एक बताइए, ये क्या है, m1u1 पहली बॉडी का बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम, और ये बाद पहले का दोनों का हो गया ना, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर कोलिजन। ये क्या है, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। अब सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, या आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये दोनों, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे इट विल कम्स आउट टू बी 0। और अगर ये 0 आ गया तो ये देखिए बेटे, अब हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो देख लीजिए। मैं जो बात यहां करने जा रहा हूं कि f1 प्लस f2, यहां से आप देख सकते हैं t इजकल टू 0, इसका मतलब ये हुआ f1 प्लस f2 इंटू t इजकल टू 0। ये आ गया बेटे, देखो क्योंकि ये पोर्शन 0 हो गया ना। अब यहां पर देखिए, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, बट टाइम क्या होता है भाई, टाइम कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ सेकंड चाहे थोड़ा ही हो, वो तो 0 हो नहीं सकता। तो फिर क्या 0 होगा, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 0। बस जब ये 0 नहीं है तो प्रोडक्ट 0 है, तो वो तो तभी संभव है ना जब ये 0 होगा। तो फिर हमने ये लिख दिया, और यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर ये देखिए आप, f1 इज इक्वल टू माइनस f2, हमने f2 को उधर ले गए। अब ये देखिए f1 क्या है, f1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी b ऑन a। b ने a पर जो फोर्स लगाया है वो f1 है, इसको हम एक्शन कह देते हैं। मान लो ये एक्शन है, तो f2 कौन सी कम थी, f2 ने जो a ने जो b पर फोर्स लगाया है वो भी, उसको हम रिएक्शन कह देते हैं। तो ये क्या है बेटे, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। आ तो गया है हमारे पास, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये तो वही है क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये हम क्या लेके चले थे, न्यूटन्स सेकंड लॉ, और हमने प्रूव क्या कर दिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स सेकंड लॉ contains the Newton's third law also, or you can say Newton's third law is the part of Newton's second law। और इस तरह से दोनों को प्रूव करने के बाद हम ये दावे से कह सकते हैं कि Newton's second law is the real law, because Newton's first law as well as Newton's third law are the parts of the Newton's second law. So we can say
दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। ये तो इनके सब केसेस, जैसे हम किसी आर्टिकल होकर के स्पेशल केस करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड तो इनके स्पेशल केस है, किसके? सेकंड के, क्योंकि सेकंड ही वास्तव में लॉ है, बाकी के दो उसके पार्ट्स हैं, उसके स्पेशल केसेस हैं। और अगर आपसे अलग से कोई प्रूव करवाते हैं कि प्रूव दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये हिस्सा करोगे। अगर कोई कहता है कि प्रूव द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ, तो पहले वाला हिस्सा करोगे। और अगर क्वेश्चन पूरा 5 नंबर में आपसे पूछते हैं कि शो दैट या प्रूव दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, तो फिर दोनों केसेस करेंगे बेटे। और इस तरीके से बहुत आसानी से आप फिजिक्स जैसे, जिसको आप कई स्टूडेंट्स अभी भी ये समझते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जो हमारी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये वही तो है सारा, और उनके बारे में तो हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, कौन सा लॉ है। और जब उसको, उस ज्ञान को हम सीख जाते हैं तो वही फिजिक्स है। फिजिक्स का तो मतलब ही होता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसी की तो स्टडी करते हैं।